हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है और गुस्सा भी आता है तथा हम असहाय महसूस करते हैं। उसके बाद हम क्या महसूस करते हैं? असहाय मतलब हेल्पलेस। कोई हमको हेल्प नहीं करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज हम अगर इस जगह रहते हैं, मैदानी भागों में रहते हैं, तो हमारा खान-पान, रहन-सहन, उत्सव त्योहार सब अलग है। अगर हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो वहाँ के खान-पान, रहन-सहन सब चीज़ अलग है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, तो भी यह अंदाज़ा लगा पाएँगे या लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार में कितने मुख्य धर्म हैं? 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी माने जाने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोग जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हालांकि हमारे संविधान में तो सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, लेकिन बोली जाती है अपने इलाके में स्थानीय भाषा में 1600 से अधिक। ठीक है। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज। चलिए, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते भी हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। है ना? ग्रामीण लोगों को अज्ञानी और शहर में रहने वाले लोगों को आलसी या पैसे से सरोकार रखने वाले, मतलब पैसा से ही मतलब रखने वाले। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। मतलब किसी के बारे में हम पहले ही किसी का नाम सुने, अरे वो तो ऐसा होगा, वैसा होगा, मतलब उसको देखे ना सुने हैं, लेकिन उनका नाम देख के ही उनके बारे में सोच के हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा। इसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है कि किसी को बिना देखे आप जज करना। चलिए, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह ही है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। बात सही है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत भी नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ऐसा ही होता है।
हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। पूर्वाग्रह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए अब पूर्वाग्रह के बारे में जानते हैं। पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। ने बोला गया कि ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं और शहर वाले लोग आलसी होते हैं और पैसों के लिए भूखे होते हैं, है ना। ये पूर्वाग्रह हुआ। कौन कहता है कि ग्रामीण लोग सिर्फ अज्ञानी ही होंगे? अभी का आप गांव भ्रमण कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और शहर के लोग आलसी होते हैं, कौन कहता है? आप शहर जाइए, जरा सा भी वहाँ पर जो है ना आराम नहीं है शहरों में। ये मैं भी बोल रहा हूँ कि ये तो पूर्वाग्रह है। शहर के लोग भी जो है ना आलसी नहीं होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह है? हर किसी के मन में होगा। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। अब पढ़ते हैं ग्रामीण लोग के बारे में। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये था ग्रामीण लोगों के कुछ विशेषता। अब पढ़ते हैं शहरी लोगों के बारे में। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं और लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में ही खर्च हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव ऐसा क्यों होता है। चलते हैं जानते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें क्या सच्चाई यही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है। ये लड़की के बारे में बोला गया। उनकी बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। उनका बात करने का तरीका। ये लड़कों के बारे में बोला गया। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। ये लड़कों के बारे में बोला गया। वे शरारती भी हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है। वे रोते नहीं है। वे उद्यमी है। वे खेल में निपुण है। वे खाना पकाने में निपुण है। यहाँ पर लड़की के बारे में हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। वे भावुक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। भाई क्या बात है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया था है।
साथ ही साथ में क्या है, उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में यह खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ये जो लाइन है या बोले तो ये जो चैप्टर है ना, आपको पैडागोजी में बहुत काम आएगा, है ना। सीटेट का पैडागोजी हो गया या बीएड का पैडागोजी हो गया, ये इसमें बहुत काम आता है ये चैप्टर। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं आगे। रूढ़िबद्धता या भेदभाव या विविधता, भेदभाव, ये रूढ़िबद्धता और भेदभाव क्या है, ये एक निगेटिव पॉइंट है हमारे पैडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। ये हुआ स्टेरियोटाइप, जिसको कहते हैं हम रूढ़िबद्धता। कौन कहता है कि बच्चे लड़के रोते नहीं हैं? कभी आप उनकी जगह लेकर देखिए। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह, है ना, तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उनका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती है? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं है और शरारती भी होती हैं? हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी, है ना, उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब आते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, कि रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं कि हाँ, गांव के लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं, शहर के लोग जो है आलसी होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, है ना, लड़कियां शर्माती ज़्यादा है। ये सब क्या हो गया? ये तो एक धारणा, एक छवि हम बना लेते हैं अपने मन में। रामू काका का जैसे नाम सुनेंगे, हाँ वो घर के लिए एक नौकर का काम करते हैं, भाई रामू काका के लिए भी हम जो है ना एक धारणा बना लिए हैं। चलिए, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समय ना उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और
है ना, अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। हम यही नहीं देख पाते हैं, बस उनके बारे में एक अवधारणा पहले से बना लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। ठीक, जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम पर, है ना, हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। रूढ़िबद्धता क्या करती है कि हमारे अंदर की शक्ति को दबा देती है ना। चलिए पढ़ते हैं अब असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं और अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, तो किसी खास नौकरी को करने से भी रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव का जन्म कब होता है, तो पूर्वाग्रहों के साथ ही हो जाता है भेदभाव का जन्म। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है। क्या समीर दो क्या है, गरीब थे जो कि विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों का, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों, है ना, जनजातियों को करना पड़ता है। धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ जाता है। वहीं दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 ईस्वी में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे, तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी
या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही हेडमास्टर है ना, स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जुबान सुना है ना जवाब सुना उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत क्या है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, भारत सरकार से है। क्या है कि कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे। चलिए, समानता के लिए संघर्ष। अब क्या पढ़ेंगे? समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। एक सवाल है कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है।
और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्या कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका है ये। संविधान का पहला पृष्ठ जिससे स्पष्ट कहा गया, जिसमें कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हो। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समानता क्या है? वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन एक पॉइंट दिया गया है जो कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है, उनको पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 1891 से लेकर के 1956 ईस्वी तक इनका जीवन काल चला। उनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। जीवन में क्या हुआ? आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके
बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की इज्जत हो। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।